नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हम सामान्य ज्ञान और भाषा, हिंदी भाषा और सामाजिक विज्ञान को पूरा कराएंगे। तो हिंदी भाषा में आज हम आदिकाल को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, मात्र एक ही वीडियो में। आदिकाल क्या था, इसका समय पीरियड कब से शुरू हुआ। ठीक है, देखिए, हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभक्त किया गया। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो आज हम आदिकाल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी लाइनें ली गई हैं। ठीक है, आप अपने कॉपी में नोट्स ज़रूर बना लें और इसे रिवीजन कर लें, या फिर वीडियो को सेव करके इसको रिवीजन ज़रूर करते रहें। ठीक है, देखिए, एक एक लाइन से इसमें क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कुछ लोगों का कमेंट था कि आप बहुत डीपली पढ़ाते हैं, पर आप 9th 10th या 11th 12th के टीचर बनेंगे तो वहाँ से डीपली ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप टीजीटी या पीजीटी का आप पेपर उठा के किसी भी राज्य का देख लीजिए, या अपने बिहार का ही देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं सदी से 14वीं सदी का काल आदिकाल माना जाता है। ठीक है, और ईस्वी में कहें तो 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का। ठीक है, इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल का नाम दिया। ठीक है, तो ऐसे आता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो आंसर क्या हम टिक करेंगे? वीर काल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। हम इसी वीडियो में इसको याद भी करते जाएं। ठीक है, इस काल की समय के आधार पर साहित्य का इतिहास लिखने वाले मिश्र बंधुओं ने इसका नाम प्रारंभिक काल कहा। ठीक है, तो प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजप्पन काल कहा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजप्पन काल कहा। मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद ने इसे वीर काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। ये 4-5 क्वेश्चन आपके यहीं से रेडी हो गए, है ना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इसके चारण काल कहा है। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने इस काल को क्या कहा? चारण काल कहा। ठीक है, किस आधार पर ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा? चारण काल कहा। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये सोच लीजिए क्वेश्चन और ये आंसर है। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। आदिकाल के साहित्य के रूप। ठीक है, आदिकाल में कौन कौन से साहित्य हैं इसे देखिए। आदिकाल का साहित्य मुख्यतः 4 रूपों में मिलता है। ठीक है, कौन कौन से? एक है हमारा सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य और प्रकीर्ण साहित्य। अब ये क्या होते हैं? तो पहले एक एक करके हम पढ़ते हैं। सिद्ध और नाथ साहित्य। ठीक है, सिद्ध और नाथ साहित्य, यह साहित्य उस समय लिखा गया जब हिंदी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी की ओर विकसित हो रही थी। हमने हिंदी का विकास कल की वीडियो में पढ़ा था ना। सबसे पहले क्या आया? संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश, इसके बाद फिर हिंदी, है ना। तो इस जो सिद्ध और नाथ साहित्य है, जब हम हिंदी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी की ओर विकसित हो रही थी, तो सिद्ध और नाथ साहित्य उस समय लिखे गए थे। तो बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा के अनुयायी उस समय सिद्ध कहलाते थे। इनकी संख्या 84 थी। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य कितनी थी? तो 84। सरहप्पा अथवा सरोज भद्र प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है,
प्रथम सिद्ध कवि सरहप्पा को मानते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। इसके अतिरिक्त सरहप्पा, लुइप्पा, डोइप्पा, कहप्पा, कुरिप्पा आदि सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं। ये कवि अपनी वाणी व प्रचार जनभाषा में करते थे। ठीक है, इस प्रवृत्ति ने इस प्रकार के स्वच्छंदता को जन्म दिया जिसकी प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय शुरू हुआ। नाथ संप्रदाय में सबसे पहले गोरखनाथ सबसे महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आगे जैन साहित्य आता है, तो अपभ्रंश की जैन साहित्य परंपरा हिंदी में भी विकसित हुई। जैन कवियों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो साहित्य लिखा वह जैन साहित्य कहलाता है। बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के उपरांत लघु खंड काव्य तथा मुक्तक रचनाएं भी जैन साहित्य के अंतर्गत आती हैं। स्वयंभू का परमचर्यु में राम कथा है। ठीक है, जैन साहित्य कौन सा है, तो स्वयंभू का परमचर्यु। और स्वयंभू का पुष्पदंत किसकी रचना है, स्वयंभू। धनपाल आदि इस समय के वो प्रमुख कवि थे। ठीक है, और ये बिहार में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार बिहार में हुआ। ठीक है, तो स्वयंभू का परमचर्यु में राम कथा, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल ये इस समय के प्रख्यात कवि थे। आगे बढ़ते हैं हम। रासो साहित्य। ठीक है, इस काल में रासो साहित्य की 3 प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, आदिकाल की क्या विशेषता थी, वीर गाथात्मक और धार्मिकता और श्रृंगारिकता। तो वीर गाथा लोग पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। ठीक है, इसमें वीरता का वर्णन है। ठीक है, जो पृथ्वीराज के, हमीर का या परमाल का, ठीक है, इन्होंने कैसे राज किया, कैसे क्या किया, तो कवि जो थे इनके राज्य में ही रहते थे और इन्हीं की प्रशंसा करते थे। तो ये वीर गाथा काल इस काल की विशेषता है। धार्मिकता का एक एग्जाम्पल है भ्रातेश्वर बाहुबली रास, ये धार्मिक कृति है। श्रृंगारिकता संदेश राशक। ठीक है, या श्रृंगारिकता का इसमें वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चारण साहित्य। देखिए, हिंदी को हमें बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने अपनी भाषा पर पकड़ बना ली तो आप सामान्य ज्ञान तो सिर्फ 50 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और वो काफ़ी लंबा है तो आप अपने सब्जेक्ट को जितना मजबूत कर सकें उतना करिए। चारण साहित्य पूर्वी राजस्थान में भट्टों का प्राधान्य रहा था। चारणों की भाषा साधारणा राजस्थानी रही और भट्टों की ब्रज। ठीक है, इन भाषाओं को डिंगल पिंगल नाम भी मिले। ठीक है, जो राजस्थान में कृत्य लिखे गए तो चारण भाषा को डिंगल पिंगल नाम भी से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कवि प्रायः राजाओं के दरबार में रहकर उनकी प्रशस्ति किया करते थे। आगे बढ़ते हैं हम। अपनी आश्रयदाता राजाओं के अतिरिक्त प्रशंसा करते थे। श्रृंगार और वीर उनके मुख्य रस थे। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इन सब ग्रंथों के बारे में यह सिद्ध होता है कि उनके कई अंश छेपक हैं। ठीक है, और इस समय के महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं, देखिए महत्वपूर्ण रचनाओं में चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, दलपति कृत क्या है खुमान रासो, नलपति नाल कृत विसल देव रासो, जगनित कृत आल्हा खंड। फिर से देखते हैं, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, दलपति ने खुमान रासो, नरपति नाल ने विशल देव रासो और जगनिक ने आल्हा खंड लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रकीर्ण साहित्य क्या होता है। ठीक है, देखिए प्रकीर्ण साहित्य के बारे में, खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो इस समय हुए थे। ठीक है, प्रकीर्ण साहित्य में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रख्यात हैं। ठीक है, मैथिल कोकिल विद्यापति भी इसी समय के अंतर्गत हुए। विद्यापति के मधुर पदों के कारण इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा। देखिए, मैथिल कोकिल किसको बोलते हैं हम, विद्यापति को। ये हमारे बिहार के ही थे। ठीक है, इसी समय विद्यापति के मधुर पदों के कारण इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। मैथिली और अवहट में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं। इनकी पदावली का मुख्य रस श्रृंगार रस है। ठीक है, ये ऑप्शन के रूप में भी दे सकता है, 3 ऑप्शन सही दे देगा। और यहाँ पे मैथिली का और अवहट में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं।
मैथिली की पदावली का मुख्य रस श्रृंगार रस है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब्दुल रहमान ने क्या लिखा? संदेश राशक। ठीक है, यह एक सुंदर रचना है। कहाँ की? राजस्थान साइड की है। इस छोटे से प्रेम संदेश काव्य भाषा अपभ्रंश से अत्यधिक प्रभावित होने से कुछ विद्वान इसे हिंदी की रचना ना मानकर अपभ्रंश की रचना मानते हैं। ये अपवाद है। आगे हम हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना, ठीक है, वो पढ़ते हैं। हिंदी का यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर बनेंगे, तो एक एक लाइन को हम ध्यान से पढ़ते हैं और अपने कॉपी में ज़रूर नोट्स करते जाते हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इस पर मतभेद है। तो इतिहासकारों के अनुसार पहला कवि कौन, किसने माना, ये देखते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राम कुमार वर्मा के अनुसार पहला कवि कौन था? स्वयंभू। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार आदिकाल का पहला कवि सरहप्पा थे। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पहला कवि पुष्पदंत या पुंड थे। ठीक है, आदिकाल के ध्यान रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज ये पहला काव्य था। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज व भोज, ठीक है, ये पहले कवि थे। तो यहाँ से राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना, अधिकतर लोग यही मानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार सरहप्पा पहले कवि थे। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्पदंत या पुंड पहले कवि थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज पहले कवि थे। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज व भोज पहले कवि थे। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा। आगे गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूली इस काल के पहले कवि थे। ठीक है, देखिए गणपति क्या होते हैं? बहुत ही बुद्धिशाली होते हैं। इस शाली को, और गणपति किस चीज़ के देवता हैं? बुद्धि के, तो बुद्धिशाली, ऐसे यहाँ से ट्रिक लगा के याद करिए। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूली पहले कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान पहले कवि थे। ठीक है, और बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति पहले कवि थे। ये आप लोग बिहार के साइड के हैं, तो ये ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। बच्चन सिंह के अनुसार पहले कवि कौन थे? तो विद्यापति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ? ठीक है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया, लेकिन और भी विद्वान या कवि हैं जिन्होंने अलग अलग नाम दिया आदिकाल को। ठीक है, तो किन्होंने क्या नाम दिया यह पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल का नामकरण विद्वानों ने इस प्रकार दिया है। कैसे? देखते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि आदिकाल को किसने वीर गाथा काल कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा? आरंभिक काल। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिंध सामंत युग कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोत्पन्न काल कहा। और विष्णु प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, जो पूरा पढ़िए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा और राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, जहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन जरूर उठाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। विजयपाल रासो। ठीक है, विजयपाल रासो किसकी रचना है? नल सिंह। एक ट्रिक बताते हैं, आप सब लोगों ने वो मूवी देखी है ना, क्या नाम है, गदर मूवी। तो वो विजय पाने के लिए क्या उखाड़ता है? नल। ठीक है, तो नल विजयपाल रासो नल सिंह ने। ठीक है, हमीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर ने। ठीक है, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति। ठीक है, आगे खुमाण रासो दलपति विजय। खुमाण रासो इसका बताते हैं, अगर हम किसी दल में विजय प्राप्त हो जाती है तो हमें क्या आ जाता है? खुमान आ जाता है। खुमाण रासो, ऐसे घमंड आ जाता है। ऐसे ट्रिक से याद रखिए, या आप लोग अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, विसल देव रासो नरपति नाल। मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, नरपति, नर के कितने पति? 20। ठीक है, 20 नहीं होने चाहिए। नरपति नाल
बीसल देव रासो किसकी रचना है? नलपति नाहल की। ये सिर्फ ट्रिक है, ठीक है, बाकी आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। बीसल देव रासो नलपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, ठीक है, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की। परमाल रासों की जगनिक कवि। अब इसका ट्रिक बताते हैं। परमाल यानी पर दूसरों का माल चुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रात में जगना पड़ेगा। तो परमाल रासो जगनिक कवि की है। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो, ठीक है, और विद्यापति की पदावली विद्यापति ने लिखी है। ठीक है, तो ये आदिकाल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, ये बहुत ही चुनिंदा रचनाएं, इसे आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, पूरा डिटेल नहीं तो इतना तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली फंसेगा। ठीक है, तो आज हम आदिकाल को पूरा पढ़ लिए हैं। ठीक है, और कल हम आगे इसी तरह सीरीज़ चालू करते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी कर दें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।